हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 वायु। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, हम क्या है, हम हवा में रहते हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप चादर ओढ़ते हैं ना, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी की चारों तरफ क्या, चारों ओर वायु की घनी चादर है। ठीक है, चारों तरफ वायु पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायु के कारण हम लोग जीवित रहते हैं। अगर वायु नहीं होगी, वायुमंडल नहीं होगा, तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो हम सब मर जाएंगे, पेड़ पौधे जानवर सब। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। आपको पता है कि वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य की किरणें हैं, अब उसके भी जो काफ़ी हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, तो इन सबसे भी हमारी रक्षा करता है वायुमंडल। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होगा फ्रेंड्स, तो दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ठीक है, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी और उसमें हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इस वायु के कारण ही क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो ऐसा बना रहता है कि हम सब जीवित रह सकें। अगर बाकी प्लैनेट पे देखें कि लाइफ नहीं है, जैसे आप दूसरे जो ग्रह हैं उन पे देखें, जीवन नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए। तो देखिए, साइड में लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो मैंने आपको बताया कि वायु पाई जाती है, उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, गैस। तो वो क्या करती है, जैसे कि जो सूर्य से जो रोशनी आती है, ठीक है, किरणें आती हैं, गर्मी आती है, जो भी आप माने, ठीक है, जब वो वापस जाती हैं तो वो क्या होता है कि उसको रोक लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी पे जितनी मतलब पृथ्वी में गर्मी चाहिए, जितना जीवित रहने के लिए एक गर्मी बनी रहती है। तो क्या होता है, आप ऐसे मतलब मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ हमेशा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जब सूर्य की गर्मी आती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको वापस जाने से रोक लेती है ऊष्मा को। तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी की जो गर्मी है वो बनी रहती है। मतलब और सब मतलब उस लायक रहती है कि सब जीवित रह सके। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसी रीज़न से। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। अब क्या होता है, सूर्य की रोशनी आती और ठीक है, ऊष्मा आती है, वो वापस चली जाती। तो जो हमारी अर्थ है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती रात के समय कि हम इस पर नहीं रह पाते। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हमारा जो भी वायु है, वायु मतलब जो भी वायुमंडल है, वायु है, तो उसमें ना हर गैस की एक मात्रा है, इतनी मात्रा में ये गैस है नेचुरली, जो हमारे जीवित रहने के लिए सही है। अगर हम उसमें गड़बड़ करेंगे ना तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो अब जितनी भी ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए क्या होता है ना, जब धुआं निकलता है कारखानों से और जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा मिल जाती है इन्वायरमेंट में, ठीक है, कारखानों या कार के धुएं से, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा गर्मी फिर रोक के रखती है। ज़्यादा गर्मी रोक के रखती है, तो क्या होता है कि पृथ्वी की जो हीट है वो बढ़ने लगती है, पृथ्वी की गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर। इसे क्या, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म होने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहाँ पे आइस पाई जाती है, हिमालय पे आइस होती है, ठीक है, बर्फ़ की चादर, तो वो पिघलने लगती है, जिससे क्या होता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। देखिए, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिससे गर्मी से क्या होता है, बर्फ पिघलेगी, जिसके परिणाम से उस समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जिससे समुद्र होगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पानी आएगा तो वो ऊपर बढ़ने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ बाढ़ आ जाती है। देखिए, तट के पास जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे तो जल स्तर बढ़ गया, पानी ज़्यादा आ गया, तो वो क्षेत्रों में बाढ़ सी आने लगती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए, जैसे कि अब जो कुछ जानवर जहाँ पे ठंडक है वहीं रह सकते हैं, उसी के लिए अनुकूलित है वो। लेकिन क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ेगी तो वो सहन नहीं कर पाएंगे और वो एक्सटेंट लुप्त हो सकते हैं। तो ये रीज़न होते हैं। और जो आइलैंड्स हैं छोटे, जिनका मतलब इतनी ऊंचाई पर नहीं है, वो भी डूब सकते हैं समुद्र का जल स्तर बढ़ने से। तो ये सारे परिणाम होते हैं। अब देखिए, वायुमंडल का संगठन, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। देखिए, जो हम वायु है, तो वायु एक्चुअली है क्या,
वायु में क्या है, कई तरीके की गैसों का वो मिश्रण होता है, उसमें अलग अलग गैसें मिलती हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलेगी, हमारी जो वायु है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। फिर आती है उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। ठीक है, कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में ये परसेंट भी पूछ लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। और आर्गन है 0.93%। और बाकी जो अदर गैसेज है वो है 0.04%। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन है वो कम मात्रा में है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जो धूल होती है ना मिट्टी, उसकी काफ़ी बारीक कण, ठीक है, वो भी हवा में रहते हैं, जिनसे वायु के विभिन्न चलिए ये तो नहीं है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि जब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वायु में तो हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हम ऑक्सीजन और थोड़ी ना लेते हैं, हम क्या नाइट्रोजन भी ले लेते हैं उसके साथ, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका उपयोग कर सकें। क्या होता है ना, पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते अपने लिए, ठीक है। वो उसको अपने लिए खाने बनाने के लिए डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है ना जिसमें पेड़ रहते हैं, उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया मतलब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और पौधे नाइट्रेट को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं नाइट्रोजन का, तो पौधे उसे अपने लिए उपयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सब कुछ क्या है, सही मात्रा में हमारे वायुमंडल में है, ठीक है, जो हमारे मतलब जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो हम हैं, पेड़ पौधे, पशु हैं, हम सभी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और जो हम पेड़ होते हैं ना, हरे पादप, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। मतलब हमने सांस ली, ठीक है, हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है। पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि उनका एक संतुलन बना रहता है। लेकिन हम क्या है, पेड़ काट रहे हैं, तो ये संतुलन बिगड़ रहा है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये बताया कि वो हमें क्या करती है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एक साथ बनाए रखती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन वापस दे देते हैं, और हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। मनुष्य पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। तो क्या है, जो हम छोड़ते हैं और जो पेड़ लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बराबर रहता है, तो उससे एक मतलब बैलेंस बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि जो कोयला होता है और खनिज तेल होते हैं, ये क्या है, जीवाश्म है, फॉसिल है। तो इनमें क्या होता है, इनमें काफ़ी सारी कार्बन रहती है। तो जब हम इनको जलाते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो इनमें मतलब स्टोर रहती है, वो क्या होती है, इन्वायरमेंट में मिल जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो देखिए वो ज़्यादा पृथ्वी की गर्मी को रोक के रखेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं सिस्टम को। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करता है। अब जितना है गैसेस नेचुरली वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अब क्या है, कोयला और खनिज तेल जलाने से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में छोड़ दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो क्या होता है कि इससे हमारा मौसम भी प्रभावित होने लगता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। देखिए, क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है,
इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास क्षेत्र की ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। देखिए, जब हवा होती है, जब आप उसे गर्म करेंगे तो क्या होता है कि वो ऊपर उठती है, ठीक है, फैलती है और ऊपर उठती है। फिर क्या होता है, नीचे खाली जगह हो जाती है, गर्म वायु ऊपर चली आती है, तो उस जगह क्या आ जाती है, ठंडी वायु। ठंडी वायु क्या की डेंसिटी ज़्यादा रहती है ठंडी वायु की, वो भारी होती है। तो जब भी मतलब गर्म वायु के ऊपर उठने के आसपास बात क्या होता है, उसके आसपास की ठंडी वायु जो होती है वो स्थान को भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार एक वायु का चक्र चलता रहता है, जिसे वायु चक्र कहते हैं। अब देखिए कितनी सारी न्यूज़ दी हुई है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। अब हमारे ऊपर जो वायुमंडल है, जो वायु की परत है, उसको हम 5 परतों में बांट सकते हैं। मतलब वो उनकी 5 अलग अलग जो उनके गुण होते हैं, उन हिसाब से मतलब 5 उसमें बांट सकते हैं। ये कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, भाइमंडल और बहिर्मंडल। देखिए, आपको इसमें क्या याद रखना है, क्षोभ मंडल थोड़ा याद रखना पड़ेगा नीचे, और समताप मंडल। उसके बाद देखिए बीच वाला मध्य, मध्य का मतलब बीच होता है, मध्य मंडल। बाहर की तरफ है वायुमंडल और सबसे बाहर की तरफ है बहिर्मंडल। तो ऊपर के 3 आपको याद रहेंगे, नीचे का याद रखिए, क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है। अब पता है अपने ऊपर क्या है, अपने ऊपर अब पूछा जाए आप किस परत में रहते हैं, ठीक है, तो हम क्षोभ मंडल में रहते हैं, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अंदर ही हम सांस लेते हैं। और मौसम की जो आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओले पड़ते हैं, ये किस परत के अंदर होते हैं, तो ये सब क्षोभ मंडल के अंदर ही होते हैं। सोचिए, सबसे निचली परत में ही सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इन सारी परतों में अलग अलग घटनाएं होती हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट भी सिर्फ क्षोभ मंडल में है। अब देखेंगे समताप मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का यह भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन पर गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। देखिए, ये समताप मंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हवाई जहाज चल रहा है और यहाँ पे ओजोन की परत होती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा क्षोभ मंडल, मैंने आपको बताया, जहाँ मौसम की घटनाएं होती है, जहाँ हम हैं, उसके ऊपर क्या होती है, समताप मंडल। समताप मंडल कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर ना बादल होंगे, ना मौसम की कोई घटनाएं होंगी। जैसे बादल होते हैं वो सिर्फ क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ हवाई जहाज आराम से उड़ सकते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होती। और क्या होता है, हमारे समताप मंडल में ओजोन गैस मिलती है। ओजोन गैस क्या है, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट है, उन अल्ट्रावायलेट रेस जो है उनसे हमारी रक्षा करती है। इसके बाद देखेंगे मध्यमंडल। ठीक है, बीच में आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल वायु की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, जिसमें ओजोन परत रहती है। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है स्टेट पीसीएस में कि जो ओजोन है वो कौन सी परत में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। अब देखेंगे मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है वो तीसरी परत होती है, वो कितने 80 किलोमीटर तक होती है। तो क्या होता है ना कि जब उल्कापिंड आते हैं, ठीक है, आप इस पर देख सकते हैं चित्र में, जब उल्कापिंड आते हैं तो इसी परत में आने पे क्या होता है, पृथ्वी की जो वायुमंडल होता है उससे घर्षण के कारण जल जाते हैं। उसके बाद आता है वायुमंडल। ये देख सकते हैं आप इस चित्र में। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। देखिए, वायुमंडल में क्या होता है, बाह्य वायुमंडल में क्या होता है कि जब ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, पहले क्या था, टेम्परेचर जब ऊंचाई बढ़ती है तो घटता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। ये आयन मंडल, आयन जो होते हैं वो यहाँ पे आयन्स होते हैं। आयन मंडल की एक परत होती है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियो संचार, रेडियो जो है तरंगे, वो वापस किससे लौटती हैं, किस परत से, तो ये आप बताएंगे वायुमंडल से। जो रेडियो संचार होता है, आप रेडियो सुनते होंगे, ठीक है,
तो उसके लिए रेडियो संचार के लिए कौन सी परत का उपयोग होता है? वायुमंडल का। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, जब एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी में परावर्तित कर दी जाती है। क्या होता है, जब पृथ्वी से रेडियो तरंगे छोड़ते हैं तो वो वापस उससे उसी परत से टकरा के वापस आ जाती हैं। अब बहिर्मंडल जो सबसे ऊपर है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब क्या है, बहिर्मंडल सबसे बाहर की वाली परत है, तो यहाँ पर ज़्यादा वायु नहीं है, यहाँ पर बहुत हल्की वायु की परत है और यहाँ बहुत हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन। अब देखेंगे मौसम और जलवायु। आज क्या वर्षा होगी? आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रित बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटों तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए मौसम क्या है, हम कहते तो है मौसम अच्छा है, खराब है, गर्म है, ठंडा है, पर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो मौसम होता है, जो वायुमंडल है हमारा, उसमें जो भी दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जैसे हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि प्रत्येक घंटे में और दिन जो मतलब सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम में, किसी भी टाइम अगले दिन कैसा क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को हम मौसम कहते हैं। जैसे गर्मी होगी तो गर्म मौसम, ठंडी होगी तो ठंडा मौसम। ठीक है, मौसम क्या है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु क्या होता है, तो क्या होता है कि मौसम जो होता है, मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन की घटना होती है। और जब हम मौसम को कहीं मतलब बहुत लंबे टाइम तक देखते हैं, एक मतलब कई सालों तक हम देखेंगे कि कैसा मौसम रहता है, तो हम उसका एक एवरेज निकालेंगे कि इस महीने इधर पे गर्मी का मौसम है, इस महीने यहाँ ठंडी का मौसम है। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे कि उस स्थान की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो उसके क्या दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। अब देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको अगर आप नोट करेंगे तो सिर्फ ये नोट करेंगे कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु है। इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका एनसीईआरटी से नोट करना है। ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवा भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करता है। देखिए, सूर्य की कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन हम उसका बहुत कम हिस्सा ही प्राप्त करते हैं पृथ्वी पे। देखिए, तापमान क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर किसे कहते हैं, ठीक है, तापमान क्या है, तो जिस तापमान को हम अनुभव करते हैं, ठीक है, वही वायुमंडल का तापमान होता है। मतलब हमें जैसा लग रहा है कि अभी ठंडी है, गर्मी है, तो जो हम टेम्परेचर फील कर रहे हैं वो है क्या है? वायुमंडल का तापमान है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिमाण, ठीक है, जो मतलब ताप है और जो कितना शीतलता है, उसका जो परिमाण होगा, है ना, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि महीनों में भी जो है हमारा टेम्परेचर बदलता है। जैसे आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ गर्मी होती है जून जुलाई में, है ना, जो ज़्यादा गर्म होते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। आतपन क्या होता है? जो मतलब सूर्य की जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी पर, जो उसकी ऊष्मा आ रही है, किरणें आ रही हैं, उसको जो उसके जिस भाग को पृथ्वी रोक के रख लेगी, उसको आतपन कहते हैं। फ्रेंड्स, आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, जो सूर्य का जो ताप जो पृथ्वी रोक कर रखती है, गर्मी ऊष्मा, वो क्या होता है? भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है बीच की, है ना, रेखा, उस पर सबसे ज़्यादा होती है गर्मी। और जब हम नॉर्थ या साउथ जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ध्रुवों की ओर क्या होगा? इसकी जो गर्मी की मात्रा है वो कम होती जाएगी, है ना। आतपन को इंग्लिश में इंसुलेशन बोलते हैं। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इतनी जो है मतलब
सूर्य की गर्मी नहीं रोक के नहीं रखती है पृथ्वी, ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं होती है ध्रुवों पे, इसलिए वहाँ पे क्या है, बर्फ ज़्यादा है। देखिए तापमापी से क्या मापते हैं हम, तापमान मापते हैं। वायु दाब मापी से हम वायु दाब मापते हैं। ठीक है, वर्षा मापी से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं, और वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा हमें दर्शाते हैं। देखिए यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट में बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिस से नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब क्या है ना, पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, अगर पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि जो हमारी कुछ फसलें हैं जो इनको मतलब कुछ फसलें ऐसी होती हैं फिर जो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं, कम टेम्परेचर में उगती हैं, तो क्या होगा कि वो फसलें नहीं उगेंगी। तो इस और एक और चीज़ की, गाँवों की अपेक्षा जो शहर होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी कंक्रीट की जो सड़कें बनती है ना, वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी रोक लेती हैं। इसके कारण जो हमारे नगर होते हैं ना, जो मतलब जो हमारी इमारतें होती है नगर में, वो सब गर्मी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए नगर जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं गाँवों से। ठीक है, अ, अ, नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो नगर में क्या है, हमारे जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, जो गर्म वायु होती है उसको रोक लेते हैं, वापस नहीं जा पाती वो, जिससे क्या होता है, जो हमारे नगर है वो ज़्यादा बढ़, उनकी मतलब हीट ज़्यादा बढ़ रही है गाँव की अपेक्षा। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए तापमान को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिग्री, इतने डिग्री टेम्परेचर है। इसको किसने आविष्कार किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। और अगर आपसे पूछे कि किस पैमाने पर जल जमता है, मतलब बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री, और किस पे उबलता है तो 100%। फ्रेंड्स अगर यही क्वेश्चन अभी एकदम से किसी एग्जाम में आ जाएगा ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमें छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखना है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तशिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो क्या है हमारा, देखिए मैंने आपको बताया कि वायु हमारे लिए ज़रूरी है। तो चांद पर वायु नहीं है, वायु दाब नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर हम नहीं रह सकते। जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते हैं तो वे अलग तरीके का सूट पहनते हैं। अब देखेंगे वायु दाब क्या है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है कि जो हमारी वायु है वो हम पे प्रेशर डाल रही है। ठीक है, मतलब वो आप पे फोर्स लगा रही है, आपको फील नहीं होता ये फोर्स, क्यों, क्योंकि आपके चारों तरफ से वो फोर्स लग रहा है और आपका शरीर भी फोर्स लगा रहा है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर वायु जो भी भार लगा रही है, प्रेशर डाल रही है, उसको हम वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर यह दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो ये क्या है, वायु दाब। ठीक है, ये प्रेशर कम होने लगेगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायु दाब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो समुद्र पे होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। अगर मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब जो वायु का दाब है वो किससे प्रभावित होता है, तो वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है। अगर कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हवा ऊपर उठ जाएगी और वहाँ पे निम्न दाब लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से के साथ जुड़ा होता है। लो प्रेशर, देखिए जब लो प्रेशर होता है तो क्या होता है, बादल हो जाते हैं, मतलब जो हमारी हवा होगी वो उठ के ऊपर चली जाएगी गर्म होके। ठीक है, जिससे क्या होगा, बादल बनते हैं। बादल युक्त आकाश और नम मौसम, अगर मौसम में नमी है तो वो लो प्रेशर से जुड़ता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम होगा, तापमान कम होगा, वहाँ पर क्या होता है, वायु ठंडी होती है।
और मैंने आपको बताया कि वायु ठंडी होती है तो भारी होती है, तो भारी होती है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, तो इस वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर के उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। देखिए अब क्या है, वायु जब भारी होती है, ठंडी होती है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वो नीचे बैठती है, तो क्या होगा, स्वच्छ आकाश, साफ आकाश होगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अभी हमने पढ़ा था कि जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसका स्थान लेने आती है, तो क्या होता है, जो हवा होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। देखिए पवन, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। देखिए अब पवन है उसका नाम कैसे रखा जाता है, जहाँ से वो आ रही है, जिस दिशा से आ रही है उसके आधार पर हम नाम रख देते हैं। तो पश्चिम से आने वाली पवन को कहेंगे पछुआ पवन। अब देखेंगे पवन क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। पवन कुछ नहीं है, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हवा कहाँ चलती है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसी जो हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु की जो गति रहती है उसको ही हम पवन कहते हैं। आप पवन के काम आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती, तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं के को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई। पवन को मुख्य तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ने समझाने के लिए बताया कि आपने पवन मतलब चीज़ों को उड़ते हुए देखा होगा, वही पवन विंड होती है। अब देखिए जो हमारी पवनें हैं वो तीन टाइप की होती हैं, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। ठीक है, ये है आपको ध्यान रखना है। स्थायी पवनें क्या होती हैं, व्यापारिक। देखिए ये वाला जो मैप दिया हुआ है ना, मतलब ये जो चित्र दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चाहे अब जब आप नोट्स बनाए तो आप इनको अपनी कॉपी में बना ही सकते हैं, बनाना चाहिए एक्चुअली। देखिए स्थायी पवनें क्या होती है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। अब देखिए स्थायी क्या, स्थायी तो वो होगा ना जो हमेशा रहेगा, तो वो पवनें जो हमेशा चलती हैं, वर्ष भर चलती हैं, उनको हम स्थायी पवनें कहते हैं, जैसे व्यापारिक पवनें और पूर्वी पवनें। अब देखिए भूमध्य रेखा आपको बीच में दिख रही होगी, भूमध्य रेखा निम्न दाब डोलड्रम। ठीक है, बीच में आपको दिख रहा है 0 डिग्री, उसके दोनों तरफ क्या है, उत्तर व्यापारिक पवनें आ रही हैं। ठीक है, इन ये व्यापारिक पवनें क्या है, ये स्थायी पवनें हैं, ये हमेशा चलती हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत की मानसून पवनें। अब जो पवनें देखिए, अगर आपसे पूछे मानसूनी पवनें, तो ये क्या होती है, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। जैसे कि हमारे भारत में मानसून पवनें, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है भारत की जलवायु का, उसमें आप देख पढ़िएगा। ठीक है, भारत की मानसून पवनों के बारे में, इनकी दिशा बदल जाती है। स्थानीय पवनें, ठीक है, अब स्थानीय पवनों से पढ़ने से पहले आपको देखिए नाम में सब कुछ रखा होता है। स्थानीय पवनों में आपको पहले पता चल जाएगा कि एक स्थान पर ही चलती होंगी। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्रों में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटे क्षेत्र में चलती है और किसी विशेष समय में चलती है, उसको हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कि समुद्र के आसपास जो पवनें चलती है, समुद्र की तरफ से समुद्र समीर और स्थल समीर। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने गर्मियों के समय बहुत गर्म हवा चलती है, उनको देखा होगा। ठीक है, गर्म और शुष्क, जिससे लू कहते हैं, जिससे कई लोगों की मतलब मृत्यु भी जाती है, इतनी ज़्यादा ये पवनें खतरनाक होती हैं। अब ये जो चित्र है इसको हम बहुत अच्छे से एक बार समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए 0 डिग्री पे आपको दिख रहा है भूमध्य रेखा निम्न दाब डोलड्रम, यहाँ पे काफ़ी लो प्रेशर होता है। ठीक है, इसको डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच में क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। इसके बाद देखिए उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश, उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश आपको दिख रहा है 30 से 35 डिग्री। इसके बाद है सनातन पछुआ पवनें 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। देखिए सनातन पछुआ पवनें। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब लो प्रेशर का। उसके बाद ध्रुवीय पूर्वी पवनें जो आपको दिख रही होंगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर उच्च दाब है और 90 डिग्री है। ये थोड़ा सा आप एक दो बार बना लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए चक्रवात प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है।
जो हमारा भारत है उसका जो पूर्व वाला तट है, ओडिशा है, बंगाल है, यहाँ पर क्या है, चक्रवात साइक्लोन बहुत आते हैं। 17 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। जब 1999 था तो क्या हुआ कि जो हमारे 5 जिले थे उनमें चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। ठीक है, जो 1999 का समय था अक्टूबर का, उसमें क्या हुआ, एक महाचक्रवात आया था। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वार की प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। ठीक है, 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों, अन्य घरों की छतें भी उखड़ गई। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। फ्रेंड्स, चक्रवात जो आते हैं वो काफ़ी विनाश करते हैं क्योंकि उनके साथ मतलब काफ़ी तरंगे आती हैं पानी की, बड़ी बड़ी ऊंची। तो उससे क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, ये सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन अब क्या है, अभी भी पहले क्या था कि इतना सिस्टम नहीं था जो पहले से सूचना दे सके, तो इसकी वजह से क्या था, इतना सिस्टम नहीं था तो बहुत हानि हो जाती थी। अब क्या है, चक्रवात अभी भी बहुत भयंकर भयंकर आते हैं। ठीक है, अभी अम्फान आया था, लेकिन इनसे क्या है, पहले सूचना मिल जाती है, जगह खाली करा लेते हैं, तो पहले जितनी तबाही नहीं होती उससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के एरेसामा और बालीकोड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसने लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों, फलों की खड़ी फसलों पर भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो देखिए उस समय इतना भयंकर चक्रवात आया था कि कितना नुकसान हुआ था, यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखिए क्या है, जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक होता है, लवणता होती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे कृषि का क्षेत्र होता है वो अनुपजाऊ हो जाता है। अब पढ़ेंगे आर्द्रता। देखिए फ्रेंड्स, आर्द्रता क्या होता है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है। जब हमारी पृथ्वी और जितनी भी पानी है पृथ्वी पर, उससे क्या होता है, जल जो होता है गर्म होकर वो वाष्प मतलब में बदल जाता है। तो क्या बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो जल वाष्प है उसको ही हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। देखिए, जब जिस समय वायु में बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, आप उस फील कर सकते होंगे, उस ह्यूमिडिटी से क्या होता है, काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, अब अगर देखिए वायु गर्म होगी तो वायु में जलवाष्प को रोकने की मतलब धारण करने की क्षमता जो होगी वो बढ़ जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। ठीक है, अगर गर्मी हो, ठीक है, और उस समय क्या होता है, अगर गर्मी में आप देखा होगा कि जब बारिश का समय हो, गर्मी का समय हो, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। आज दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, ये हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करने लगते हैं। क्या होता है कि हवा में इतनी ज़्यादा मतलब आर्द्रता होती है ना कि जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं सूख पाते। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। देखिए, वायु है, वायु में क्या है, जलवाष्प है। जलवाष्प क्या हो, जलवाष्प होगा मतलब एक तरीके से आसान शब्दों में कि हवा में क्या है, जल है। ठीक है, वायु जल लिए हुए हैं। तो क्या होती है, ये जब ऊपर उठती है तो ये ठंडी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाती है वायु जो जलवाष्प लिए हुए हैं, तो जलवाष्प जो होती है वो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बन जाती है। तो ये संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, तो क्या होती है, ठंडी होकर जल की बूंद में परिवर्तित हो जाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। अगर आप बादल देखेंगे क्या है, तो वो जल की जो बूंदे उनका एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं।
तो ये जो हमारे जो मतलब बादल होते हैं क्या होते हैं, जल की बूंदें होती हैं। तो जब इनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये नीचे वर्षा के रूप में आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए चक्रवाती वर्षा दी हुई है, तो क्या है, आप देखिए गर्म वायु साइड से ऊपर उठ रही है और उसकी जगह ठंडी वायु जगह ले रही है। ये एक वाताग्र बन रहा है, मैंने पढ़ाया है चक्रवात वाले एक चैप्टर में। ये वाताग्र बन रहा है, दो फ्रंट बन रहा है, दोनों वायु आपस में मिल रही है। ये इस समय क्या होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। देखिए पर्वतीय वर्षा क्या होती है, देखिए आर्द्र वायु जो है पहाड़ से टकरा के ऊपर उठ रही है, फिर ये ठंडी होके क्या होती है, कंडेंस होके वापस पानी में मतलब परिवर्तित होती है जल बूंदों में। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे वर्षा के प्रकार, समहनीय वर्षा, देखिए क्या है, गर्म वायु ऊपर उठ रही है और फिर वो ठंडी होके वर्षा करती है, तो ये समहनीय वर्षा होती है। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु में गतिमान गतिमान ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी हवाई जहाज, जेट हवाई जहाज जब निकलते हैं तेजी से, तो उनके पीछे एक वाइट लाइन सी बन जाती है ना। क्यों बनती है, क्योंकि क्या होता है, इन इंजन के से क्या होती है, मतलब इंजन से गर्मी निकली, तो जो हवा में जो नमी थी वो कंडेंस मतलब संघनित हो गई। तो क्या हुआ कि वायु के गतिमान ना रहने के कारण ये जो नमी है वो कुछ देर तक दिखती रहती है, तो इसी कारण ये वाइट लाइन सी बन जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो पानी पृथ्वी पर गिर रहा है वो क्या कहते हैं, उसे हम वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो पानी के नीचे जो जल है वो हमें वर्षा जल से ही आता है अंदर पृथ्वी के नीचे। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, पानी को रोक कर रखते हैं। पौधे की जो पेड़ की जड़ें होती हैं, जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। मैंने आपको बताया कि जो पेड़ होते हैं ना वो एक तो मिट्टी को भी रोक के रखते हैं और जल को भी अंदर रोक के रखते हैं। लेकिन जब हम पेड़ काट देंगे ना तो क्या होगा कि वो मिट्टी नहीं रुकेगी और मिट्टी कटती जाएगी और मतलब जल भी नहीं रुक पाएगा, जिससे क्या होगा कि जो वर्षा जल है वो पहाड़ों से नीचे आएगा, जिससे निचले इलाकों में ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। क्रियाविधि क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ा दिए हैं। समहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, 3 तरीके की वर्षा होती है। पौधे और जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उनके लिए वर्षा ज़रूरी है, इससे हमें पानी मिलता है ऑफकोर्स। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि एवं ओला है। जब मतलब ओले मतलब जब बर्फ के रूप में गिरने लगती है जल की बूंदें, तो हम उसे कहते हैं हिम वर्षा। अब ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ये आपको करनी है, ठीक है। आगे आपको कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ओके, एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।